हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अभी हमें कंटिन्यू करना है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड। लास्ट टॉपिक में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में बनते हैं, जो कि 3 चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करते थे। एक तो हार्ट बनाता था, एक ब्लड बनाता था और एक ब्लड वेसल्स बनाता था। इसका डिस्क्रिप्शन हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके। अब जो आपको मेन टॉपिक स्टार्ट करना है सर्कुलेटरी सिस्टम में वो है आपका ब्लड। तो ब्लड को समझने से पहले या फिर ब्लड को समझने के लिए मैंने पूरा का पूरा एक चार्ट यहाँ पर आपको बना दिया है, जो कि पूरे ब्लड को एक साथ कॉन्स्टिट्यूट कर देता है। देखें, अब मैं एक एक करके आपको सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती जाऊँगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्लड ऑफ आ बॉडी इज ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ब्लड ही है, और ये ब्लड सिर्फ 1 या 2 काम नहीं करता, बल्कि काफ़ी सारे बॉडी के वर्क जो हैं वो हमारे ब्लड से कनेक्टेड होते हैं, ब्लड से कंसर्न होते हैं। मतलब मैं बात करूं, जिस तरीके से आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा फूड हमारा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी देने का काम, या फिर मैं बात करूं जितना भी वर्क चल रहा है, मोस्ट ऑफ द वर्क आर कंसर्न विद द ब्लड। तो ब्लड हमारी बॉडी का क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? मैं ऐड करती चल रही हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम किसे बोलते हैं? ब्लड को बोलते हैं। आप समझेंगे, जब आप ब्लड की बात कर रहे हैं तो ब्लड एक फ्लूइड पार्ट है जो कि पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर हमारे या तो ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करता है, या फिर ब्लड वेसल्स के बिना साइनसेस के अंदर ही सर्कुलेट करने का काम करता है। ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है? ये जो फ्लूइड वाला पार्ट है, इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बेसिकली व्हाट? तो वो सारा का सारा पार्ट अब हमें आगे समझना है। तो देखें, सबसे पहले मैंने क्या बात करी? सबसे पहले मैंने बात करी जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है, इट इज बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ 2 थिंग्स। मतलब ये 2 चीज़ों के मिलने से बना है। 2 चीज़ें क्या हैं आपकी? सबसे पहला है आपका प्लाज्मा और दूसरा है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड द प्लाज्मा? तो देखें, हमारे ब्लड में 2 कंपोनेंट्स हैं, एक तो सेलुलर पार्ट और दूसरा है हमारा फ्लूइड पार्ट। फ्लूइड पार्ट जो कि ब्लड की फ्लूइडिटी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा मैं बात कर रही हूँ फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, जो कि एक्चुअली डिफरेंट फंक्शंस को हमारी बॉडी में परफॉर्म करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले देखें, मैंने बात करी आपको प्लाज्मा की और फॉर्म्ड एलिमेंट की। तो ये जो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट है, जो टॉपिक हमारा दीक्षालय में चल रहा है, वो क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड, और ब्लड में हम पढ़ रहे हैं 2 कंपोनेंट्स। सबसे पहला आपका प्लाज्मा एंड सेकंड इज योर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा हमारी बॉडी का या फिर हमारे ब्लड का फ्लूइड पार्ट है। इसी की वजह से फ्लूइडिटी मेंटेन होती है। अभी हम आगे के टॉपिक्स और कंटिन्यू करने वाले हैं, जैसे एक्सक्रीशन वगैरह। तो उसमें जब हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से प्लाज्मा को रिमूव कर देते हैं तो हमारा जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। क्यों गाढ़ा हो जाता है? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो फ्लूइड है वो प्लाज्मा के थ्रू ही मेंटेन किया जाता है, और अगर आप प्लाज्मा को यहाँ से रिमूव कर देते हो तो उस कंडीशन में जो ब्लड है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स यहाँ पर फर्दर हमें आगे पढ़ने हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को प्लाज्मा के बारे में बताऊंगी। प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो ये सेलुलर पार्ट भी कहलाता है। या तो मैं इसको फॉर्म्ड एलिमेंट बोलूं या फिर सेलुलर एलिमेंट बोलूं, बात एक ही है। मतलब क्या है? देखें, सबसे पहले प्लाज्मा जो है वो बेसिकली 2 चीज़ों में डिवाइडेड है। पहली चीज़ तो प्लाज्मा खुद एक पानी से बना हुआ कंपोनेंट है, क्योंकि भाई फ्लूइडिटी दे रहा है तो फ्लूइड नेचर तो हमारे अगर मैं बात करूँ हमारे इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा फ्लूइड नेचर जो जिसकी वजह से बनता है वो आपका पानी। आप लिविंग सिस्टम में बात करो, एंट्री हमारी बॉडी में कर रहे हो, तो सारी की सारी चीज़ें किसकी वजह से बनती हैं? मेजरली हमारे ब्लड पानी की वजह से बनती हैं। तो यहाँ प्लाज्मा में भी जो फ्लूइडिटी मेंटेन कर रहा है, फिर से मेरी बात समझिएगा, ब्लड को फ्लूइडिटी देता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा को फ्लूइडिटी देता है आपका वाटर। मतलब जो हमारे ब्लड का 100% में से 55% प्लाज्मा है, इट इटसेल्फ मेड अप ऑफ 90 to 95% ऑफ वाटर। 90 से 95% खुद ये किससे मिलके बना है? आपका पानी से मिलके बना है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं आपके किसकी? जब भी हम बात कर रहे हैं आपके
पूरे के पूरे ब्लड के कंपोनेंट की, तो प्लाज्मा खुद किससे मिलके बना है आपका 90 to 95% वाटर से मिलके बना है। 90 to 95% वाटर के बाद हम बात करते हैं जो बचा हुआ 6 से 8% है, 6 to 8% इज बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन। अभी पानी के बारे में तो हमें पढ़ना क्या ही है कि पानी क्या होता है क्या नहीं होता है, वो चीज़ हम क्या ही समझेंगे। पानी बस एक फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है और कितना कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है फिर से समझिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्लड का 90 to 92% आपका जो कंपोनेंट है वो वाटर नहीं है। ब्लड के दो कंपोनेंट प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा है आपका कितना परसेंट, 55%, और हमारा जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो है आपके 45%। तो उस 55% प्लाज्मा का 90 से 92% पार्ट आपका वाटर बनाता है। पूरे ब्लड का 90 से 92% पार्ट वाटर नहीं बनाता। अब आगे हम बढ़े, 6 से 8%, 6 to 8% हमारे पास क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। और जब भी आप प्रोटीन्स की बात करते हैं तो ये जो प्रोटीन है ये मेजर, आपके प्रोटीन्स काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन जब हम मेजर प्रोटीन्स की बात करते हैं तो वी हैव 3 मेजर प्रोटीन्स। सबसे पहले है आपकी फिब्रिनोजन, दूसरी है आपकी ग्लोबुलिन और तीसरी है आपकी एल्ब्यूमिन। मैं आपको बताती जा रही हूं हम क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बात करा जो 92% है वो है वाटर, और 92% से जब हम आगे बढ़े 6 से 8% हमारे पास क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। और इस 6 से 8% प्रोटीन के अंदर मेजर प्रोटीन्स होती हैं आपकी 3। सबसे पहली है आपकी फिब्रिनोजन, दूसरी है आपकी ग्लोबुलिन और तीसरी है आपकी एल्ब्यूमिन। तो ये तीनों प्रोटीन का जो काम है वो अलग अलग है। मैंने आपको बताया ब्लड 1 या 2 या 3 काम नहीं कर रहा है, बल्कि हमारी बॉडी के बहुत सारे काम आर कंसर्न्ड विद द ब्लड, मतलब हमारे ब्लड से ही कंसर्न है बहुत मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ अ बॉडी। तो सबसे पहले इसमें जो फिब्रिनोजन है, हमने थोड़ा बहुत अगर नहीं थोड़ा जानते ही हैं, अगर नहीं जानते तो समझ लीजिए। जब भी हमारा कोई कट लग जाता है, कोई वाउंड होता है, लग जाती है, गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस वाउंड में से ब्लीडिंग होना शुरू होती है, मतलब जो ब्लड है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। और ये जो ब्लड आपका बाहर आना शुरू हुआ, ये कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद वहां पर क्या हो जाता है, फ्लो जो है वो बंद हो गया, जो ब्लीडिंग है वो क्या हो गई, बंद हो गई। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस जगह पे जो घाव हुआ था, जो वाउंड आपका बना था, वो कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे कोगुलेट कर जाता है और वहां पर एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है जो कि अंदर के ब्लड को बाहर नहीं आने देती। और ये जो अंदर का ब्लड बाहर नहीं आया है, ये आपका क्या कहलाता है, क्लॉटिंग कहलाता है। तो क्लॉटिंग ब्लड का एक मेजर पार्ट है, और अगर ये क्लॉटिंग परफॉर्म नहीं हो तो हमारे बॉडी का सारा फ्लूइड धीरे धीरे करके उस पर्टिकुलर पार्ट से बाहर आ जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर हमने क्या किया, इस वजह से यहाँ पर हमने एक प्रोटीन बनाई जिसको नाम दिया फिब्रिनोजन, और ये फिब्रिनोजन क्या करवाती है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करवाती है। क्लॉटिंग का मतलब क्या है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। कोई भी वाउंड जब कहीं पर हमारे लगी, वहां से ब्लड बाहर आना स्टार्ट हुआ, कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद वहां पर एक ब्लैक सा, एक डार्क कलर का जो एक सॉलिड जैसी चीज है वो वहां जम जाती है, और जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है। तो वो जो ब्लड का फ्लो रुक रहा है, वो ब्लड का फ्लो किसकी वजह से रुक जाता है, क्लॉटिंग की वजह से रुकता है, फिब्रिनोजन नाम की प्रोटीन की वजह से रुकता है। तो फिब्रिनोजन इज कंसर्न्ड विद द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। दूसरी मैंने बात करी आपकी ग्लोबुलिन्स की। ग्लोबुलिन्स अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, और यही प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म बनाती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिफेंस मैकेनिज्म? डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल मेरी बॉडी में एंट्री करेगा, तो उस फॉरेन पार्टिकल के मेरे बॉडी में एंट्री करने की वजह से आपका डिफरेंट एक्टिविटीज, मतलब जो इन्फ्लेमेशन है, अब भाई कोई बाहर का ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब मेरी बॉडी में एंट्री किया, तो वो एक मतलब एक खराब कंडीशन हमारी बॉडी के अंदर जनरेट करेगा, और उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ता है। तो वहां पे जो पार्ट वर्क कर रहा है वो क्या कहलाती है, आपकी ग्लोबुलिन्स कहलाती है। फिब्रिनोजन मैंने आप लोगों को बता दिया, इट इज कंसर्न विद द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। दूसरी मैं बात कर रही हूं आपकी ग्लोबुलिन्स की, दे फॉर्म्स द डिफेंस मैकेनिज्म। लड़ने की क्षमता, लड़ने की पावर जो हमारी बॉडी में बना रही है, वो ब्लड की कौन सी प्रोटीन बनाती है, ग्लोबुलिन बनाती है। और तीसरा अगर मैं बात करूं आपके एल्ब्यूमिन्स की, तो एल्ब्यूमिन्स आर बेसिकली कंसर्न विद द मेंटेनिंग ऑफ द
ऑस्मोटिक बैलेंस इनसाइड आवर बॉडी। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या है भाई? हमारी बॉडी में जितना भी फ्लूइड पार्ट है, जो ब्लड की आप बात कर रहे हो, ये अपनी एक प्रॉपर कंसंट्रेशन से ही हमारी बॉडी में फ्लो करता है, ना तो बहुत ज्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज्यादा डाइल्यूट, मतलब बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा, ना कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहेगी और ना ही डाइल्यूएंसी बहुत ज्यादा रहेगी। तो उसके बीच की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना आपका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का बैलेंस कहलाता है। और वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का बैलेंस जो मेंटेन किया जा रहा है वो किसकी वजह से किया जा रहा है? एल्ब्यूमिन की वजह से किया जा रहा है। ओके, अब अगर मैंने बात किया जब हम बात कर रहे हैं पूरे के पूरे प्लाज्मा की, तो 90 से 92%, 90 to 92% आपका वाटर हो गया, 6 to 8% आपकी प्रोटीन है। इस प्रोटीन के जो मेजर पार्ट है वो फिब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन्स है और आपके क्या है? एल्ब्यूमिन्स है। जब इससे हम आगे बढ़े, तीनों का काम हमने पढ़ लिया। एक क्लॉटिंग करवा रहा है, दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म बनवा रहा है, तीसरा आपका ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। क्लियर? अब जब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यहां पर प्लाज्मा के इन सब चीजों के अलावा, मतलब मैं बोलूं प्रोटीन्स के अलावा कुछ आइंस भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब कुछ स्मॉल क्वांटिटी में हमारे पास इसके आइंस भी प्रेजेंट है, जो कि क्या बनाते हैं? सोडियम है, कैल्शियम आइंस है, मैग्नीशियम आइंस है, बाइकार्बोनेट्स आइन है, जैसा हम रेस्पिरेशन में पढ़ रहे थे। तो वो पूरा का पूरा कंपोनेंट कहाँ पर सर्कुलेट कर रहा है? ब्लड में ही सर्कुलेट कर रहा है। और ये ब्लड का कौन सा पार्ट बनाता है? ये ब्लड का प्लाज्मा का पार्ट बनाता है। तो अपार्ट फ्रॉम द प्रोटीन्स देयर आर ऑलवेज अ प्रेजेंस ऑफ सम अमाउंट ऑफ मिनरल्स इनसाइड द प्लाज्मा, विच इज बेसिकली कैल्शियम आइंस, मैग्नीशियम आइंस, बाइकार्बोनेट्स आइन एंड क्लोराइड आइंस एटसेट्रा। कई सारे आपके एलिमेंट्स, आपके जो आइंस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि फिब्रिनोजन ब्लड की क्लॉटिंग करवाती है, नो डाउट, लेकिन उस क्लॉटिंग को इनिशिएट करने के लिए सिर्फ फिब्रिनोजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उस क्लॉटिंग को करवाने के लिए सिर्फ फिब्रिनोजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पर आपका कई सारा पार्ट है जो हम आगे पढ़ते जाएंगे। जब मैं क्लॉटिंग भी आप लोगों को समझाऊंगी तो उस कंडीशन में भी मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। क्लॉटिंग एक टिपिकल प्रोसेस है जिसमें फिब्रिनोजन भी इंक्लूड होगा, इसके अलावा कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी इंक्लूड होंगे, आपके प्लेटलेट्स भी इंक्लूड होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम आगे समझेंगे। तो मैंने क्या बोला? प्लाज्मा में कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब कई सारे फैक्टर्स क्लॉटिंग के लिए प्रेजेंट हैं, पर जब तक कोई घाव नहीं बनता है तब तक वो एक्टिव नहीं होते। तो इनएक्टिव फॉर्म में प्लाज्मा में कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी मिलते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक चीज समझेंगे बेटा, हमारे पास प्लाज्मा है, ब्लड है, आरबीसी है, लिम्फ है, तो कई सारे पार्ट्स अभी आप पढ़ने वाले हो। जैसे मैंने ब्लड की बात करी, ब्लड की बात कभी कभी वो जिक्र करते हैं कि भाई प्लाज्मा के कंपोनेंट के बारे में बताइए, तो आपको पता होता है कि भाई प्लाज्मा क्या है। दूसरा कहीं कहीं वो जिक्र करेगा कि भाई लिम्फ के बारे में बताइए, तब भी आपको पता होना चाहिए कि लिम्फ क्या है। उसी के जैसा एक कंपोनेंट बनता है आपका सीरम, एक कंपोनेंट बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? सीरम। अगर आपको सीरम देखना हो, पता करना हो कि भाई सीरम क्या होता है, तो हम क्या करते हैं? जब भी कोई घाव बन जाता है, उस पर क्लॉटिंग हो जाती है, तो ब्लड का फ्लो तो रुक जाता है, पर उस क्लॉटिंग को अगर आप तेज कभी कभी प्रेस कर देते हैं, लाइक यूजुअली जब हमारे चिन्ह में लगती है, तो लगने पे अगर ये चीज किसी चीज से टकरा जाती है तो यहाँ पे ब्लड तो नहीं आता, लेकिन हमारा जो हाथ है वो गीला हो जाता है, वेट हो जाता है। तो वो क्या होता है? वो कुछ नहीं, वो सीरम ही होता है। सीरम मतलब क्या है? वो कंपोनेंट जिसमें प्लाज्मा से आप क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दो, क्योंकि क्लॉटिंग हो चुकी है, तो मैंने ब्लड के प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दिया। तो क्लॉटिंग फैक्टर का रिमूवल आपका क्या बनाता है? सीरम बनाता है। क्या बनाता है? फिर से समझेंगे। हमारे प्लाज्मा से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दीजिए, तो प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर का हटना आपका सीरम कहलाएगा। प्लाज्मा बोल रही हूं मैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात ही नहीं करी मैंने, आरबीसीज वगैरह कुछ भी नहीं होते। सिंपल एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर क्लॉटिंग टेंडेंसी नहीं होती, मतलब किसी घाव को प्रेस करने पे जो गीला पार्ट लग रहा है आपको, वो सीरम ही है, क्योंकि सीरम डज नॉट क्लॉट। सीरम जो है वो कभी भी क्लॉट नहीं होता। तभी मैं बार बार आपको क्या बोल रही हूं? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स फॉर्म द सीरम। क्या बनाते हैं? आपका सीरम का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, सो प्लाज्मा में हमने कुछ चीजें पढ़ी। क्या क्या चीजें पढ़ी भाई? सबसे पहले प्लाज्मा फ्लूइड पार्ट है हमारी बॉडी का, प्रोटीन्स बनाता है, मतलब
पानी कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है 90%, तो बाकी का बचा हुआ प्रोटीन्स होते हैं, फिब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन्स है, एल्ब्यूमिन्स है, प्रोटीन्स कई सारे होते हैं। मैंने यहाँ पर बात की है मेजर प्रोटीन्स की। ये मेजर प्रोटीन्स के काम मैंने आपको बता दिए। प्लाज्मा के भी अलग अलग काम, मतलब मेजर प्रोटीन के काम बोलूँ या फिर मैं क्या बोलूँ, प्लाज्मा के काम बोलूँ, तो बात एक ही है, क्लॉटिंग करवाना, डिफेंस मैकेनिज्म सेट करना, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट सेट करना, ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है, आपका प्लाज्मा कर रहा है। थर्ड हमने बात करी आपकी किसकी, कि ये जो पार्ट्स हैं ये प्रोटीन्स के अलावा कई सारे मिनरल्स भी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और लास्ट पार्ट जो हमने पढ़ा वो क्या है कि प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स इनएक्टिव फॉर्म में भी प्रेजेंट हैं, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स भी क्लॉटिंग करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और लास्ट हमने देखा कि ये जो सीरम वाला पार्ट है वो सीरम प्लाज्मा से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर देते हैं तो वो क्या बना देगा, आपका सीरम बना देगा। तो पहला ब्लड का कंपोजिशन में प्लाज्मा था और फॉर्म्ड एलिमेंट्स थे। प्लाज्मा वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी हैव टू कम onto the category of the formed elements, जिसको मैंने नीचे एक और नाम दिया है जो कि क्या कहला रहा है, सेलुलर एलिमेंट्स कहला रहा है। क्या कहलाता है, सेलुलर एलिमेंट्स। अब देखें तीनों चीजें हैं यहाँ पर। मैंने सेलुलर एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वी हैव अ 3 सेलुलर एलिमेंट, मतलब जो सेल वाला पार्ट ब्लड में प्रेजेंट है वो क्या बनाता है, तो हम उसका जवाब क्या देते हैं, सबसे पहले एराइथ्रोसाइट्स, दूसरे हैं आपके ल्यूकोसाइट्स और तीसरे हैं आपके प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। एराइथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स, इन तीनों के हमारे पास कुछ अलग अलग कॉमन नेम्स भी हैं। फिर से समझे मैंने क्या क्या बोला। मैंने बोला आपको फॉर्म्ड एलिमेंट्स की जब बात करी तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं आपके वो कितने हैं, 3 तरीके के सेल्स बनाते हैं। सबसे पहले बनाती हैं एराइथ्रोसाइट्स, दूसरी बनाती हैं आपकी ल्यूकोसाइट्स और थर्ड बनाती हैं आपकी थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। तीनों को हमें बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है। तो देखें सबसे पहले मैंने बात करी आपकी एराइथ्रोसाइट की। अब कंपोजिशन है भाई, जैसे प्लाज्मा 55% हमने पढ़ लिया, सबके कंपोजिशन पढ़ लिए। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जो 45%, इन 45% में भी कौन कौन सा पार्ट कितना कितना कंपोजिशन बनाता है, वो सारी चीजें अब हमें यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, अगर मैं पर मिलीमीटर क्यूब की बात करूं, मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर, ये आपका 1 मिलीमीटर क्यूब है, 1 मिलीमीटर क्यूब है ये। 1 मिलीमीटर क्यूब में कितना आरबीसी मिलेगा, कितना डब्ल्यूबीसी मिलेगा और कितना आपका प्लेटलेट्स मिलेगा, ये वाली पार्ट जो है हमें यहाँ पर समझना है। तो देखें सबसे पहले मैंने एराइथ्रोसाइट की बात करी, तो एराइथ्रोसाइट्स को हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। और ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये आरबीसी के नाम से सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स को आप किसके नाम से सबसे ज्यादा जानते हो, आरबीसीज के नाम से सबसे ज्यादा जानते हैं। एराइथ्रोसाइट्स की जब भी बात की जाती है तो किसकी बात की जा रही है, रेड ब्लड सेल्स की बात की जा रही है। ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये लगभग 5 से 5.5 मिलियन मिलीमीटर पर क्यूब में प्रेजेंट होते हैं। मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब की बात करूं तो कितना आरबीसी प्रेजेंट होंगी, कितने मॉलिक्यूल्स, मतलब कितने आरबीसी के सेल प्रेजेंट होंगे, तो 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, बहुत बड़ा क्वांटिटी है। अब ये भी आपका डिफरेंशिएट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द मेन एंड द वुमेन्स। मतलब अगर मैं मेंस की बात करूं तो उनमें लगभग 5.5 मिलियन रहती है, और अगर मैं वुमेन्स की बात करूं तो एज कम्पेयर टू द मेन आरबीसी की क्वांटिटी वुमेन्स के अंदर कम होती है। लाइक अगर हम बात करें तो 5 मिलियन या 5 से थोड़ा सा और नीचे, ऊपर नीचे अप्रोक्सीमेशन हम बात करते हैं, और 5.5 अप्रोक्सीमेट आपकी किसके अंदर मिलती है, मेल ह्यूमंस के अंदर मिलती है। सो एराइथ्रोसाइट को रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ये जो आरबीसी है सबसे इंपॉर्टेंटली इट इज बाइकॉन्केव इन शेप, बाइकॉन्केव इन शेप। कैसी है शेप में, बाइकॉन्केव है। और बाइकॉन्केव का क्या मतलब है, तो ये रहा डिजाइन स्ट्रक्चर, ये आरबीसी है। मतलब आपके पास एक डिस्क है जो कि इस तरीके से मेरे पास प्रेजेंट है, जो बीच में से तो क्या है आपकी कर्व्ड है और आपकी साइड से कैसी है, थिक है। तो बीच में से कर्व्ड कॉन्केव स्ट्रक्चर बना रही है, ये देखें ये स्ट्रक्चर कॉन्केविटी, और साइड से आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, स्वेलोइन है। तो एक डिस्क है आपके पास, जो डिस्क बीच में से क्या है आपकी थोड़ी सी दबी हुई है। इसका काम क्या है भाई, सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा तो सरफेस एरिया नहीं, मतलब सर्कुलर स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया आपने, तो बाइकॉन्केविटी क्या करती है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया।
हमारे आरबीसी का बाइकॉन्केव नेचर उसके सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ा देता है। ओके, सो देखें आगे, जब हम बाइकॉन्केव नेचर इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, अब ये जो बाइकॉन्केविटी है इसमें भी इराइथ्रोसाइट, सबसे पहले तो मुझे आपको फंक्शन बता देना चाहिए भाई इराइथ्रोसाइट का काम क्या होता है। तो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स। लास्ट क्लास में आपने जब रेस्पिरेशन पढ़ा होगा तो रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा है, रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से आपका आरबीसी ही O2 को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो अगर मैं बोलूँ आरबीसी का कोई और काम है तो कुछ काम नहीं है। पहली चीज तो इट प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड, हमारे ब्लड को लाल कलर जो देती है। जो मेरा ब्लड आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये रेड कलर ब्लड आपको क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द आरबीसी, क्योंकि आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स ही नाम दिया गया है। किसकी वजह से? उसके रेड होने की वजह से। और वो रेड कलर रेड क्यों होता है? तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन। वो मैं डिस्कस कर रही हूँ, उससे पहले समझ लीजिए आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना। प्रेजेंस ऑफ रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड एज नोन एज व्हाट? हीमोग्लोबिन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हीमोग्लोबिन। कितना है आपका हीमोग्लोबिन? सॉरी, जो आपका आरबीसी का कलर रेड है, या फिर मैं बात करूं ब्लड में जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से है? आरबीसी की वजह से। फिर उसके बाद बोले कि भाई आरबीसी में रेड कलर किसकी वजह से है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से है। ये हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ये क्या है आपका? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जब भी हम आपकी बात करते हैं आपके आरबीसी की, तो आरबीसी रेड कलर दे रही है, या फिर मैं बात करूं हीमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर देता है। ये हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में जब आपका रेस्पिरेशन पढ़ाया था तब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी बताया था। हीम नाम का पिगमेंट जो कि बीच में प्रेजेंट है, इससे कनेक्टेड है आपकी 4 प्रोटीन रिंग्स होती हैं, और ये 4 प्रोटीन रिंग्स बनाती हैं कनेक्शन 4 पोरफायरिन रिंग से, जो कि किसकी बनी है? आयरन की। फेरस कंपोनेंट। फेरस कंपोनेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई कि ये जो आपका हीमोग्लोबिन है, ये फेरस कंपोनेंट जो है वो क्या बनाता है, मतलब 3 पॉजिटिव है या फिर 2 पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जब हमने बात करी आपकी आरबीसी के हीमोग्लोबिन पिगमेंट की, तो ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट कुछ ये बनाता है। क्या बना रहा है आपका? एक बीच में हीम नाम का पिगमेंट, जिससे आपकी 4 प्रोटीन चेन्स कनेक्टेड हैं, अल्फा और बीटा। 2 होती हैं आपकी अल्फा और 2 होती हैं आपकी बीटा। तो ये अल्फा और बीटा चेन कनेक्शन दे के आपके 4 पोरफायरिन रिंग्स ऑफ आयरन बनाती हैं, 5 रिंग का आयरन कंपोनेंट। और ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन आपका रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है आरबीसी को। ओके, इसके साथ साथ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये कितनी क्वांटिटी में ब्लड में प्रेजेंट है? तो हम क्या बोलते हैं? 12 से 16 ग्राम। कितना ग्राम्स? 12 to 16 ग्राम्स। ओके, तो एक पर्टिकुलर आप कुछ 100 ml की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपकी 12 से 16 ग्राम क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है 100 ml के अंदर। ओके, तो यहाँ पे जो रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन बनाया, ये 12 से 16 ग्राम होता है। इसके साथ साथ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, जिसको नाम दिया गया है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ये है। तो हमारे आरबीसी के अंदर यही पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होके इसको रेड कलर देता है। इसका काम क्या है? आप पढ़ चुके हो पहले भी, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। इसका काम क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। 4 पोरफायरिन रिंग से आपके 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कनेक्ट होंगे, और 4 मॉलिक्यूल कनेक्शन बनाने के बाद फिर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने का काम ऑक्सीजन को करवाते हैं। फिर उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट हमें यहां पर पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है? दैट आरबीसी इज डिवॉइड ऑफ, आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया,
ER मतलब ना तो न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। मतलब सेल का जो मेजर कंपोजिशन है किसी भी पर्टिकुलर सेल का, उस सेल के अंदर जो आपकी आरबीसी का सेल है उस सेल के अंदर ये चीजें प्रेजेंट होती नहीं है, ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते ही नहीं है। जब ये कंपोनेंट प्रेजेंट है ही नहीं तो अब क्वेश्चन ये है भाई कि ये कंपोनेंट्स, न्यूक्लियस प्रेजेंट क्यों नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट क्यों नहीं है, ER प्रेजेंट क्यों नहीं है। तो अब उसका रीजन समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे पूछ लिया जाता है कि भाई आरबीसी का एब्सेंस क्यों है, आरबीसी में इन मेजर ऑर्गेनल्स की एब्सेंस आपने क्यों बनाई है, इन मेजर ऑर्गेनल्स को आपने क्यों नहीं बीच में डाला है। तो उस कंडीशन में हम क्या जवाब देते हैं कि अगर आरबीसी को हमने एम्प्टी किया है, खाली किया है, सबसे बेसिक रीजन अगर मैं बोलूं है तो काफ़ी सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो जितना ज़्यादा आरबीसी, मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेजर पार्ट हमारे सेल का ले लेता है, मतलब एक मैं बोलूं कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में प्रेजेंट है तो वो एक ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस एरिया को घेर लेगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल जो है वो एकोमोडेट आरबीसी में नहीं कर पाएंगे। तो टू अकोमोडेट मोर एंड मोर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इनसाइड द आरबीसी देयर इज द एब्सेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब हमने क्या बना दिया, स्पेस को खाली बना दिया। इसके साथ साथ मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की और न्यूक्लियस की, तो आरबीसीज जो है वो डिवाइड नहीं करती हैं, बल्कि किसके थ्रू बनाई जाती हैं, ये बनाई जाती हैं आपकी बोन मैरो के थ्रू। किसके थ्रू बनाई जाती हैं, बोन मैरो। हमारे एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर बोन मैरो के थ्रू आरबीसी बनती है। अगर मैं एक छोटे बच्चे की बात करूंगी तो उस छोटे बच्चे में सबसे पहले आपकी स्प्लीन, फिर लिवर, फिर उसके बाद बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन जो है वो शुरू होता है। तो बोन मैरो में आप क्या कर रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कर रहे हो। और ये जो बोन मैरो में फॉर्मेशन हो रही है तो इसकी वजह से भाई हमें न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवीजन हमें करवाना नहीं है। आरबीसी डू नॉट डिवाइड, आरबीसी कभी डिवाइड नहीं करती है। ये सिर्फ क्या होती है, 100 लाइफ स्पेन की अगर मैं बात करूं, लाइफ स्पेन की अगर मैं बात करूं तो आरबीसी का लाइफ स्पेन है आपका 120 डेज, 120 दिन, मतलब 4 महीने। तो ये जो 120 दिन का लाइफ स्पेन है ये स्पेंड करने के बाद ये खत्म हो जाती है, मर जाती है। क्यों मर जाती है भाई, क्योंकि उसने डिवाइड होना ही नहीं है। डिवाइड होगी तो नहीं खत्म होगी, लेकिन खत्म क्यों हो गई, क्योंकि डिवाइड करना ही नहीं है। क्योंकि जितनी आरबीसी बनाई जा रही है वो सारी की सारी आरबीसी किसके थ्रू बनाई जाती है, बोन मैरो के थ्रू बनाई जाती है। क्लियर। अब ये जो बोन मैरो के थ्रू हमने आरबीसी बनाई, इसका जो लाइफ स्पेन है वो कितना है, 120 दिन है। इस वजह से हमें न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज मैं बात कर रही हूं आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की। अब एक चीज समझिएगा लॉजिकल, आरबीसी का काम क्या है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। किस चीज के लिए, क्योंकि टिश्यूज के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, टिश्यूज के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन को निकाल के ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करवाना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करवाना। ये काम होता कहाँ है, ये काम होता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही आप भाई ग्लाइकोलाइसिस पहले करवा रहे हो आपके साइटोप्लाज्म में, वहां पे आपने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में आप क्या करते हो, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके, माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके आप क्या करवाते हो, वहां पे एक प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज करवा देते हो। तो अगर एक लॉजिकल सी चीज सोचिएगा, अगर हमारे आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा तो वो आरबीसी जो कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करवा रही है, अगर उसके पास उसका खुद का माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो क्या उस कंडीशन में वो उस ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएगी, नहीं जाएगी, बल्कि उसका खुद का माइटोकॉन्ड्रिया उसी ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेगा और आगे बढ़ने ही नहीं देगा। हमने आरबीसी क्यों बनाई है, ताकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो। हमने आरबीसी क्यों बनाई, ताकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो। और जब ऑक्सीजन को ही आपका आरबीसी खा जाएगी तो उस कंडीशन में आप क्या नहीं कर पाओगे, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं पाओगे। इस वजह से देयर इज अ एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड द आरबीसी। सिर्फ अगर मैं बात करूं लामा कैमल की फैमिली का ये एक मेंबर है, इसके अंदर प्रेजेंस होती है आपकी न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन की। या फिर मैं बात करूं प्री मैच्योर आरबीसी, उसके अंदर भी आपका न्यूक्लियस का प्रेजेंस होता है। लेकिन जैसे ही आरबीसी मैच्योर फॉर्म में आपके बोन मैरो से तो निकल चुकी है, उसमें न्यूक्लियस है, लेकिन जैसे ही वर्किंग में आती है वैसे ही वहां से न्यूक्लियस हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है, सो दैट द ऑक्सीजन ऑफ द
RBC would not used up by the mitochondria, nucleus and endoplasmic reticulum। तो इस वजह से ये सारी की सारी चीज़ों को हमने क्या किया, RBC से हटा दिया। फंक्शन ऑफ द RBC इज व्हाट, फंक्शन है हमारी RBC का ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाना। लाइफ स्पेन आपका कितना है, लाइफ स्पेन है आपका 120 डेज, 120 डेज लाइफ स्पेन बोन मैरो में फॉर्म होती है। और ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC को हम कहते हैं स्प्लीन। ग्रेवयार्ड ऑफ RBC को हम क्या कहते हैं, स्प्लीन। एंड स्प्लीन इज ऑल्सो अ रिजर्वॉयर ऑफ RBC, रिजर्वॉयर ऑफ RBCs का रिजर्वॉयर भी हमारा स्प्लीन ही है। अब ग्रेवयार्ड क्या होता है पहले उसको समझें। मतलब जितनी भी RBC अब हमें लग रहा है कि काम करने लायक नहीं है, 120 18 दिन की हो चुकी है, मान लीजिए अप्रॉक्सीमेशन 120 दिन है, मान लीजिए अब 118 दिन की हो चुकी, 119 दिन की हो चुकी, तो अब उसकी एफिशिएंसी जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो जैसे ही ब्लड का फ्लो स्प्लीन के थ्रू होता हुआ गुजरता है, तो उस कंडीशन में आपका जो स्प्लीन है वो क्या करता है, वो स्प्लीन जो अपटेक है हमारे जो RBC घूम रही है उस RBC को पकड़ के और खत्म कर देगा। तो इस वजह से ग्रेवयार्ड ऑफ RBC हम स्प्लीन को कहते हैं। और इसके साथ साथ रिजर्वॉयर ऑफ RBC भी स्प्लीन माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं आपकी बॉडी के अंदर सडन कोई एक्सीडेंशियल कंडीशन की वजह से सडन ब्लड लॉस होता है, तो एकदम से जो ब्लड प्रोवाइड करवाया जाएगा, थोड़ी सी मतलब जैसे ब्लड का फ्लो हो गया तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो आपका ब्लड की वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी, और ब्लड की वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर के अंदर चेंज होके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए सडन जो RBC जो ब्लड का वॉल्यूम दिया जा रहा है वो किसके थ्रू दिया जाता है, आपका इस ही स्प्लीन के थ्रू दिया जाता है। मतलब एक्सीडेंशियल, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक्सीडेंशियल कंडीशन के अंदर आपका कौन सा पार्ट ब्लड का सप्लाई करता है, तो हम क्या जवाब देते हैं, हम जवाब देते हैं स्प्लीन। स्प्लीन रिजर्वॉयर ऑफ RBC है। और भी पार्ट है जैसे कि ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाना है, हार्ट बीट का फास्ट हो जाना है, जो कि प्रेशर को मेंटेन कर देगा, लेकिन सबसे पहले जो RBCs दी जाती हैं वो ग्रेवयार्ड के थ्रू ही दी जाती हैं। क्लियर। तो काफी सारी चीजें रिलेटेड टू द RBCs, इराइथ्रोसाइट्स हमने पढ़ी। पूरा का पूरा मैंने एक पार्ट ब्लैंक छोड़ा था ताकि मैं चीजों को आपको साथ के साथ एक्सप्लेन कर सकूं, तो वो सारा का सारा पार्ट मैंने फिल कर दिया है। देखें एक बार, रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। इराइथ्रोसाइट्स को RBCs कहा जाता है या फिर रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। लगभग 5 से 5.5 मिलियन एक ह्यूमन अडल्ट में ये RBCs प्रेजेंट होती हैं। फीमेल्स के अंदर आपका कंपैरिजन कम होता है RBCs का एज कंपेयर टू द मेल्स ह्यूमन। नेक्स्ट हम बात करें, बाइकॉन्केव इन शेप होती है। बाइकॉन्केव इन शेप होने के साथ साथ सरफेस एरिया बढ़ाने का काम है बाइकॉन्केविटी का बेसिकली। और RBCs के अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सारी चीजें नहीं मिलती। RBC को रेड कलर दिया गया है बिकॉज ऑफ अ पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है आपका, या फिर मैं बात करूं RBC के अंदर जो ये हीमोग्लोबिन बनाता है, ये 4 आर्म्स हैं जिसके अंदर आपका पोरफायरिन रिंग अटैच्ड है और 2 चीजें बना रहा है, एक तो सेलुलर मतलब प्रोटीनेशियस पार्ट और दूसरा आपका मिनरलाइज्ड पार्ट। फिर हमने बात करी जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है ये हीमोग्लोबिन कहलाता है और रेड कलर देता है हमारे किसको, RBC को। अगर मैं बात करूं कि भाई 100 ml में एक पर्टिकुलर 100 ml ब्लड के अंदर कितनी हीमोग्लोबिन मिल जाती है, तो लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मिल जाती है। फिर इसके बाद हमने बात करी थी कि भाई आपने RBC को इतना खाली क्यों रखा है, ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स रिमूव करने का लॉजिक क्या है, तो उसका कई सारी चीजें, RBC को डिवाइड नहीं करना होता क्योंकि ये बोन मैरो बनाती है। दूसरी चीज हमने बोली टू अकोमोडेट मोर एंड मोर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, इस वजह से हमने RBC को के एरिया को खाली रखा है। और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट करने वाली ऑक्सीजन को RBC का माइटोकॉन्ड्रिया खुद कंज्यूम ना कर जाए, इस वजह से हमने माइटोकॉन्ड्रिया का भी रिमूवल कर दिया। तो उसका रीजन मैं आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुकी। फिर हमने बात करी RBC बनती कहाँ है, तो बनती है बोन मैरो के अंदर। कहाँ बनती है, बोन मैरो में बनती है। आपकी बॉडी की लॉन्ग बोन्स होती हैं जो कि 2 पार्ट से मिलकर बनी है। देखें ये आपकी बोन मैरो है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो येलो मैरो होता है और एक आपका रेड मैरो होता है। तो येलो मैरो के अंदर तो ल्यूकोसाइट्स का फॉर्मेशन करवाते हैं और रेड मैरो के अंदर हम करवाते हैं आपका RBCs का फॉर्मेशन। आपके ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर RBCs को रिलीज कर दिया जाता है, जैसे ही फॉर्मेशन हो जाता है कुछ टाइम के बाद, मैच्योर होने के बाद वो वर्किंग में आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी ये जो ग्रेवयार्ड ऑफ RBC मतलब RBC को मारने का काम कौन करता है, आपका स्प्लीन करता है। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी कहते हैं। और इसके साथ साथ रिजर्वॉयर
नंबर ऑफ आरबीसी भी कहलाता है। मतलब आपकी एक्सीडेंशियल कंडीशन के लिए या फिर कोई भी अनवांटेड सिचुएशन के लिए हमारे आरबीसी को स्टोर करने का काम स्प्लीन करता है, और जैसे ही कोई एक्सीडेंशियल कंडीशन है तो उस कंडीशन में ब्लड के अंदर आपका आरबीसीज का फ्लो या फिर ब्लड का फ्लो जो है वो आपका करवा देगा। तो आगे देखें, जब हम आगे बढ़े तो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था एराइथ्रोसाइट। सबसे पहला हेडिंग आई वॉज गिवन वॉज द एराइथ्रोसाइट्स। एराइथ्रोसाइट्स के बाद आपका दूसरा पार्ट है ल्यूकोसाइट्स। दूसरे पार्ट आपके क्या कहलाते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहलाते हैं। जब आप ल्यूकोसाइट्स की बात कर रहे हैं तो ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं, ये ल्यूकोसाइट्स को व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं या फिर WBCs भी कहते हैं, और यही बनाता है आपका कलरलेस विस्कस फ्लूइड। यही बनाता है आपका क्या? कलरलेस विस्कस फ्लूइड। अगर मैं बात करूं हमारे, जैसे मैंने आपको अभी भी सिरम वहां पर पढ़ाया था, ये वाला पार्ट सिरम हमने पढ़ा था, यहां पर मैं आपको तभी एक्सप्लेन किया था कि जैसे सीरम की बात कर रहे हो, ब्लड की बात कर रहे हो, प्लाज्मा की बात कर रहे हो, लिम्फ की बात कर रहे हो, तो ये सब क्या होते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। तो अगर मैं ब्लड में से आरबीसीज माइनस कर देती हूं, ब्लड में से मैंने आरबीसीज माइनस कर दिया तो यू विल गेट द लिम्फ। और लिम्फ का सबसे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने यहां पर क्यों बोला लिम्फ? भाई कोई आरबीसी का WBCs का जिक्र आपने किया नहीं, पर लिम्फ यहाँ पे क्यों बताया? क्योंकि ये WBCs का मतलब लिम्फ का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बेसिक पार्ट बना रहा है, वो क्या बनाता है? आपका लिम्फ बनाता है। लिम्फ का क्या मतलब है? लिम्फ ब्लड माइनस आरबीसीज। मतलब अगर मैं ब्लड में से आरबीसीज को हटा दूं तो आप इमेजिन कीजिए हमारा ब्लड को रेड कलर देने का काम कौन कर रहा है? आरबीसीज। अगर मैंने ब्लड में से आरबीसीज को हटा दिया तो ब्लड में से आरबीसीज को हटाने पे आपका क्या होगा? जो ब्लड है वो कैसा हो जाएगा? कलरलेस विस्कस। ठीक है, और वही कलरलेस विस्कस फ्लूइड आपका क्या बनाता है? लिम्फ बनाता है। और लिम्फ का मेजर पार्ट है WBCs, क्योंकि यही लिम्फ वो कंपोनेंट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म को सेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखें ल्यूकोसाइट्स टोटल कितनी है हमारी क्वांटिटी में? 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। डिफरेंस समझ रहे हैं आप? वहां पर 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब आरबीसी, और यहां पर ल्यूकोसाइट सिर्फ 6000 से 8000 मिलीमीटर पर क्यूब ही हैं। जैसे अगर मैं थोड़ा सा रिकॉलिंग देती हूँ पीछे की, एराइथ्रोसाइट्स की जब हम बात करते हैं तो एराइथ्रोसाइट्स भी एक ऐसा कंपोनेंट, जैसे अगर आरबीसी की कमी है तो आपका हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहलाता है, जिसमें आरबीसी की कमी हो जाती है। और यहाँ पे जब ब्लड कैंसर की बात होती है ल्यूकोसाइट की, तो अगर इनकी क्वांटिटी 6000 से 8000 क्वांटिटी में ज्यादा बढ़ जाती है तो वो आपका ब्लड कैंसर कहलाता है। ब्लड कैंसर WBCs के बढ़ने की वजह से होता है। ओके, एक बेसिक चीज मैंने आपको बताई है, WBCs के बढ़ने की वजह से भी हमारा बॉडी के अंदर क्या देखते हैं हम? ब्लड कैंसर्स कह देते हैं। ओके, तो 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब में प्रेजेंट है, क्वांटिटी बढ़ेगी तो ब्लड कैंसर कहलाएगा। ठीक है, और अगर क्वांटिटी कम होती है तो भाई ऑब्वियसली चीज है, जो काम चल रहे हैं WBCs की वजह से वो काम रुक जाएंगे। अब जैसे हमने आरबीसीज का सिंगल वर्क पढ़ा, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। यहाँ पर सिंगल काम नहीं है, बल्कि कई सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाने का काम कौन करती हैं? आपकी ल्यूकोसाइट्स ही करती हैं। अब देखें, जब आपने ल्यूकोसाइट्स की बात करी तो ल्यूकोसाइट्स को मैंने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, A और B के नाम से डिवाइड कर रही हूं मैं। A is your granulocytes and B is your agranulocytes। मतलब साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल की प्रेजेंस है, अगर साइटोप्लाज्म स्मूथ नहीं है, ग्रैन्यूल्स की प्रेजेंस है तो वो ग्रैन्युलोसाइट्स कहलाएगा। और अगर एब्सेंस है ग्रैन्यूल्स की तो वो क्या कहलाएगा? आपका एग्रैन्युलोसाइट्स कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो जब आप ग्रैन्युलोसाइट्स की और एग्रैन्युलोसाइट्स की बात करते हैं तो इसको भी मैंने फर्दर काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो देखें, ग्रैन्युलोसाइट्स को टोटल देखें, ल्यूकोसाइट का ये परसेंटेज डिवीजन है कि कितने कितने पार्ट्स में ये सारी की सारी डिवाइडेड है, तो समझते चलेंगे। लिम्फोसाइट्स होती हैं लगभग आपकी 20 से 25%। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेंगे। देखें, सबसे पहले लिम्फोसाइट्स की बात करी तो लिम्फोसाइट्स में 2 पार्ट ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। नाउ मैं डिवीजन बता रही हूं ग्रैन्युलोसाइट्स का। ग्रैन्युलोसाइट्स को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स, या फिर इसको हम एसिडोफिल्स भी कह देते हैं। क्लियर? फिर से समझिए, न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स है एंड इओसिनोफिल्स हैं। ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं? मतलब बेसिकली मोस्ट अबंडेंट सेल्स
WBCs की न्यूट्रोफिल्स ही हैं, लगभग 60 से 65, 60 to 65% न्यूट्रल होती हैं नेचर के अंदर। और इनका नेचर कैसा है? फेगोसिटिक इन नेचर। फेगोसिटिक इन नेचर का क्या मतलब है? किसी भी फॉरेन पार्टिकल को पकड़ेगी और खा जाएगी। किसी भी फॉरेन पार्टिकल को पकड़ा और खा गई, ये कहलाता है फेगोसिटिक नेचर। पकड़ के खा जाने वाला। आपको दिख रहा है कि भाई कोई अनवांटेड पार्टिकल मेरे आसपास है जो कि टॉलरेबल नहीं है या फिर जो एक हमारी बॉडी में मिसबिहेव क्रिएट कर सकता है, उसको पकड़ेगी और खा जाएगी। तो न्यूट्रोफिल्स किसी भी सेल को किल करने का काम करती है। और कैसा नेचर? फेगोसिटिक, पकड़ के खा जाने वाला, डिस्ट्रॉय कर देना। क्लियर? न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ अ ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट से जब हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट पार्ट है आपका बेसोफिल्स। बेसोफिल्स सबसे कम होती हैं, 0.5 to 1%। बेसिक सेल्स हैं ये हमारी, और बेसिक सेल्स होने के साथ साथ ये हमारी बॉडी के अंदर इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस को जनरेट करने का काम करती है। इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस मतलब सडन रिएक्शंस, कि भाई मैंने कोई फ्लावर को इनहेल किया तो मुझे छींकें आना शुरू हो गई, मैं किसी ऐसी जगह पे गई जो मेरे लिए सूटेबल नहीं थी तो मैंने कफिंग करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो सडन एक्टिविटीज हमारी बॉडी में स्टार्ट करवा दी जाती हैं, वो किसके थ्रू करवाई जाती हैं? हमारी बेसोफिल्स के थ्रू करवाई जाती हैं। हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। हिस्टामिन आप लोग जानते होंगे, वही एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस को स्टिमुलेट कराने के लिए, वही कोई इन्फ्लेमेशन हुआ तो उसके अगेंस्ट वर्क करवाएगा, जिसकी वजह से मुझे छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं, सडन कफिंग होना शुरू हो जाती है, बॉडी बहुत ज्यादा अनईजी हो जाती है। तो वो अनईजीनेस जो मेंटेन करवाई मतलब जो बनाई जा रही है, वो बेसोफिल्स की वजह से करवाई जा रही है। बेसिक सेल्स हैं। इसके साथ साथ सेरोटोनिन है, और सेरोटोनिन के बाद आपका हेपेरिन है। हेपेरिन को हम और क्या बोलते हैं? एंटीकोएगुलेंट्स भी बोलते हैं। एंटीकोएगुलेंट्स। एंटीकोएगुलेंट मतलब हमारे ब्लड को क्लॉट होने से रोकने वाला। हेपेरिन लगातार लिवर के थ्रू सीक्रेट करवाया जाता है। लिवर में जो आरबीसी प्रेजेंट, बेसोफिल्स जो कि हेपेरिन का सीक्रेशन कर रही हैं, कंटिन्यूअस हेपेरिन का सीक्रेशन करवाया जा रहा है, सो दैट जो ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, वो ब्लड आपका कोएगुलेट ना हो जाए किसी कंडीशन या इंटरनल इंजरी की वजह से। तो हमने वहां पर क्या डाल रखा है? हेपेरिन डाल रखा है। हिस्टामिन क्या कर रहा है? एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस को जनरेट करता है। क्लियर? सडन छींके आ जाना, सडन कफिंग हो जाना, आइस का स्वेलिंग हो जाना, नेजल कंजेशन हो जाना शुरू, तो वो सारी की सारी चीजें हिस्टामिन की वजह से होती हैं। मतलब अगर मैं बात करूं बेसोफिल्स की, तो बेसोफिल्स इज कनेक्टेड विद द इन्वॉल्व इन द इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, सडन रिएक्शन जो हमारी बॉडी में स्टार्ट हो रही है किसी भी फॉरेन पार्टिकल के एंटर होने की वजह से। आगे देखें, आगे हमने बात करी किसकी? इओसिनोफिल्स की। तो इओसिनोफिल्स हमारी बॉडी का एसिडोफिल्स भी कही जाती हैं। क्या कही जाती है? एसिडोफिल्स भी कही जाती हैं। और ये जो एसिडोफिल्स हैं, ये हमारे किसी भी इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब कोई भी इन्फेक्शन को रेजिस्ट करना है, मतलब एलर्जिक रिएक्शन, कोई भी एलर्जी है तो उस एलर्जी को रिएक्शन जो स्टार्ट करवाया वो किसने करवाया? आपका एसिडोफिल्स ने करवाया। बात को समझे? फिर उसके बाद ग्रैन्युलोसाइट्स के बाद आपकी ए ग्रैन्युलोसाइट्स आई। ए ग्रैन्युलोसाइट्स आपकी क्या बनाती हैं? दो पार्ट, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट मेजर पार्ट बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बनाता है। बी लिम्फोसाइट बनाती है आपकी ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और ये बनाती है आपकी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस चल रही हैं उन 20 से 25% है आपकी लिम्फोसाइट। मोनोसाइट की बात करूं तो मोनोसाइट और बेसोफिल मिलके आपका 6 से 8% है, और मोनोसाइट भी फेगोसिटिक इन नेचर है। मोनोसाइट भी कैसी हैं आपकी? फेगोसिटिक इन नेचर। तो बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स मैंने यहां पर मेंशन किया है, बेसोफिल्स और मोनोसाइट्स दोनों आपस में मिलके आपकी फेगोसिटिक नेचर को फॉर्म करने का काम करती हैं। दूसरी मैंने बात करी आपकी किसकी? लिम्फोसाइट्स की। वापस आ जाते हैं। लिम्फोसाइट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो है आपकी बी लिम्फोसाइट और दूसरी है आपकी टी लिम्फोसाइट। तो जब भी आप बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट आपकी दो तरीके की इम्यूनिटी बनाती है। एक तो मेमोरी सेल्स की इम्यूनिटी, और एक फर्दर कोई भी फॉरेन एंटीजन मेरी बॉडी में जब एंट्री करेगा तो उसको किल करने के लिए हमने दो तरीके की इम्यूनिटीज को सेट कर रखा है। ये भी फर्दर आपकी इम्यूनिटी पार्ट के अंदर कंप्लीट करवाया जाएगा। ये भी बहुत डिटेल वाला पार्ट है, पर अभी हमें यहाँ नहीं पढ़ना, ये हम इम्यूनिटी के अंदर पढ़ेंगे। फिर लास्ट में जो पार्ट
एराइथ्रोसाइट्स पढ़ लिया, ल्यूकोसाइट्स पढ़ लिया, लास्ट है आपका प्लेटलेट्स या फिर इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। जैसे आरबीसी, एराइथ्रोसाइट्स को आरबीसीज कहा, ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसीज कहा, ऐसी थ्रोम्बोसाइट्स को हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ये मेगा कैरियोटिक सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के, और इसके साथ साथ अगर मैं बोलूं कि इनका फंक्शन क्या है, वर्किंग क्या करते हैं, तो समझेंगे। लगभग पहली चीज तो 1.5 से 3.5 लाख की क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कोई भी इंजरी होने पर, प्लेटलेट्स के रप्चर होने पर क्लॉटिंग फैक्टर इसी में से रिलीज करवाए जाते हैं। तो प्लेटलेट्स का मेजर फंक्शन क्या है? प्लेटलेट्स का मेजर फंक्शन है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आपका किसके थ्रू करवाई जा रही है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करवाई जा रही है आपकी प्लेटलेट्स के थ्रू, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। नंबर में कितनी है? लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख। आप लोगों ने सुना होगा जब भी कोई मलेरिया हो जाता है या फिर डेंगू वगैरह में आपका प्लेटलेट्स पे एक्ट करते हैं वो जितने भी आपके वैक्टर्स, जो आपके माइक्रोब्स हैं वो आपके प्लेटलेट्स को किल करने का काम करते हैं। तो आपने सुना होगा यूजुअली कि भाई प्लेटलेट्स का नंबर आपका 1.5 लाख पर आ गया, मतलब मिनिमम 1.5 लाख होना चाहिए। अगर 1.5 लाख से नीचे जाता है, 1 लाख तक पहुंचेगा, 70,000 तक पहुंचेगा, तो उस कंडीशन में हमारे लिए ये एक क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है आपका किसका? ब्लड का। दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमने 2 पार्ट्स पढ़ने थे, एक तो प्लाज्मा पढ़ना था और दूसरा क्या पढ़ना था? फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ने थे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो ब्लड है, ब्लड के बाद हम पढ़ेंगे हार्ट से रिलेटेड। अब इससे थोड़ा सा पार्ट और बचा है, लाइक आरबीसीज पे एंटीजन की प्रेजेंस होने की वजह से हमारे जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो पहले ब्लड ग्रुप का डिस्कशन लेंगे, फिर हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।